अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी दुर्दाना नजम, जो कि जर्नलिस्ट है और हम सब देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं दुर्दाना को डिफरेंट चैनल्स पे भी। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया दुर्दाना। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है। पीटीआई ने अनाउंस किया है कि सैटरडे को पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट होगा। इसका मतलब है हम काम कब करेंगे? आधी जिंदगी तो प्रोटेस्ट में ही हमारी निकल जाती है। बिल्कुल सही है। मेरा तो खुद समझने से बाहर है कि जबकि पीटीआई ने पहले कहा है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। हम्म। अब तो एक माइंड बना लें एक दफ़ा। वो मुझे लगता है जो भी इमरान खान से मिलने जाता है, वो एक नया पैगाम लेकर बाहर आता है और फिर उस पर अमल होना शुरू हो जाता है। और एक बात ये चली भी थी, पिछले दिनों ये बात हो रही थी कि पीटीआई वाले जो है वो डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत स्लो हुई है और जिसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जेल में और वो कोई भी उनके उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं लिया जाता। बहरहाल लेकिन बड़ा अच्छा देखिए, यहाँ तो दो चीजें हैं। या तो ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत में आ जाते और काम करते, या ये है कि क्योंकि इन्होंने पीएमएलएन के साथ चले, इनकी नहीं बनती, बहुत ज्यादा हालात बहुत खराब है इनके आपस में, तो पीपल्स पार्टी तो है ना, उनके साथ भी कर सकते थे। लेकिन फिर एक बात ये आई कि अभी ऑपोजिशन में आप बैठ जाएं, आपके माशाल्लाह 92 93 के करीब नंबर्स हैं, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। तो कभी ऑपोजिशन में बैठकर, ऑपोजिशन इज एज गुड एज ए गवर्नमेंट होती है। मतलब आप गवर्नमेंट को कंपस को सीधा रखने के लिए एक अच्छी ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये किसी चीज को तैयार ही नहीं है। पीटीआई वालों की तो यकीन करें, कभी कभी समझ ही नहीं आती कि ये चाहते क्या। इनको ना आदत पड़ गई हुई है प्रोटेस्ट की, एजिटेशन की, पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन की। आपने सुना, मतलब अभी भी इमरान खान साहब यही बातें करते रहते हैं कि जी फलाने के साथ नहीं बैठूंगा, फलाने के साथ ये नहीं करूंगा, फलाने के साथ वो नहीं करूंगा। और दिस इज बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम यही करते रहेंगे तो काम कब करेंगे। दुर्दाना, एक चीज और मैं आज डिस्कस करना चाहूंगी आपसे। खैर ये न्यूज नहीं है, मैं वैसे बात करना चाहूंगी कि कहा यह भी जाता है, साजिद ताड़ साहब भी मेरे शो में आए थे एक दिन पहले, तो वो यही कह रहे थे पाकिस्तान में हम लीडर नहीं बना सके। जैसे कि भारत में हम देखते हैं या किसी और कंट्री में हम देखते हैं, बांग्लादेश हो गया, कोई भी कंट्री, हमारे यहाँ लीडर नहीं है जो पाकिस्तान का सोचे, जो ये फैसला करे कि हाँ मुझे पाकिस्तान के लिए काम करना है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कभी कोई लीडर भी आया था, या अगर नहीं आया तो क्यों नहीं है? देखिए, ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान का कमाल ये है कि पाकिस्तान किल्स इट्स पीपल। पाकिस्तान अपने बंदों को मार देता है, अपने हीरोज़ को मार देता है, अपने। और आप देखिए कि हमारे यहाँ ना तो लीडर, बिल्कुल सही बात है। लीडर देखिए, लीडर ये लीडर नहीं है जो जो ज़रदारी है। मुझे इतना अफ़सोस होता है, यकीन करें, पिछले दिनों हुआ, आपने देखा होगा टीवी पर, ये जब ज़ोर-तोड़ की सियासत का शुरू हुआ जैसे ही, तो आपने एक जुमला सुना होगा, बहुत सारे एंकर्स कह रहे थे जी मास्टर स्ट्रोक खेला है जरदारी साहब ने, मास्टर स्ट्रोक खेला। क्या मास्टर हम्म। स्ट्रोक खेला जी? उन्होंने बिलावल भुट्टो को जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। मतलब कि हमारे यहाँ के बुरा ना मानिएगा, हमारे यहाँ तजिया निगार सहाफ़ी सारों का जो है ना, हम लोग चालाकियों को, कनाइविंग को, इस किस्म की हरकतों को ना समझते हैं स्टेट्समैनशिप है। हम समझते हैं जी मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, तो आपके मुल्क के साथ खेलने वाली बात है। आप ठीक है, आप चाल चलते हैं, आप हालात को देखकर उन्होंने चाल चली है, लेकिन वो कोई मुल्क के लिए नहीं चली। उन्होंने तो अपनी पार्टी के लिए चली, अपने बेटे को बचाने के लिए चली, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि पीटीएम 2 बनने वाली है और इसके इनके पल्ले कुछ होगा नहीं इस हुकूमत के, तो मैं अपने बेटे को क्यों खराब करूँ? मैंने तो मतलब ये ठीक है, ये दोबारा से जो, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तो रिज़ल्ट्स आए नहीं। उनसे शायद जो वादे वहीद किए गए थे कि किस तरह की हम आपको एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, स्ट्रॉन्ग तो नहीं, फिर भी बेहतर पार्लियामेंट दे देंगे। तो लीडर लीडर तो जो होते हैं उनके तो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उनके अंदर शेयरिंग का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पावर शेयरिंग की कैपेसिटी। जो लीडर डेलीगेट नहीं कर सकता, डेलीगेशन के अंदर उसका हौसला नहीं है। और आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल दे दें कि हम रेजिस्ट करते हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन हो ही ना, और जहां हम्म। जहां लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए भी हैं, लोकल बॉडीज एक्ट बने भी हैं, वहां सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि वहां आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने को तैयार ही नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि जो मेयर है
वो एक ब्यूरोक्रेट के दरवाजे के आगे बैठा रहे भीख मांगने के लिए कि मुझे पैसे दे दें, पैसे दे दें, उसकी जेब में पैसा ना हो, क्योंकि वहीं से अथॉरिटी आती है। तो जब आप में ये हौसला ही नहीं है कि थर्ड टियर के अंदर आपने सारी पावर अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट करके रखनी है, तो ये हमारे यहाँ लीडर्स वीडर्स कोई नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा है, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये मैनेजर्स हैं, बस काम चला रहे हैं। और जैसे इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि जी अली अमीन गंडापुर जो है वो केपीके के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए नाम उन्होंने दिया। उनका कोई अच्छा इंप्रेशन तो है नहीं। आखिर इमरान खान साहब की पार्टी में आपके ख्याल से उनको कोई और नहीं मिला, और जिस तरह से वही लीडर की बात हो रही है, तो इंडिया में अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा जिसको हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, तो उनके जो लीडर हैं, चाहे वो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हों, चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर हों डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया है, भारत को बहुत आगे लेकर गए। हमारे जो पॉलिटिशियंस आए उन्होंने पाकिस्तान को पहले से भी कहीं ज्यादा पीछे धकेल दिया है। उसकी इन लोगों को कोई एहसास नहीं होता क्या? आपकी बात बिल्कुल, ये मैं तो गंडापुर का सिलेक्शन आप देखिए कि इमरान खान साहब पे अफसोस ही किया जा सकता है कि बुज़दार के बाद वो अगर इस तरह की गलती कर रहे हैं, उन्होंने केपी में पहले भी यही गलती की है। पहले भी केपी के उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स जो लगाए हैं, वो कोई इतने अच्छे उनकी रेपुटेशन नहीं थी और वो उनको कोई इतना लेजिटिमेसी नहीं थी उनकी, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि वो हों चीफ मिनिस्टर हों। और लेकिन इमरान खान साहब को आप कौन समझाए कि आपने किस तरह से सिलेक्शन करनी है। उनकी उनको भी मेरा ख़्याल है कि ही इज़ ऑल्सो ए अथॉरिटेरियन लीडर ना। वो भी समझते हैं कि जो या तो मैं मेरे पास मेरा कोई ऐसा बंदा हो जिसको मैं चला सकूँ, या कोई ऐसा हो जिसके पास डंडा हो। तो अब मतलब अफ़सोस कर सकते हैं कि आप आपकी आपके पास क्यों नहीं है? अली मोहम्मद है उनके पास, उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको वो जो है। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में एक और चीज़ है, हमारी हमारी लीडर्स में ना आरज़ू एक और प्रॉब्लम है कि ये आप इसीलिए तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। आप देखिए ना अथॉरिटी देते नहीं, अभी जो मैं बात कर रही थी, डर क्या है कि जी अपने क्लैन के अंदर रखनी है, अपने अपने लोगों के अंदर। अब इमरान खान साहब का कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो पार्टी चला रहे हो। अब इमरान खान साहब क्या करते हैं कि कमज़ोर लोगों को अपने इर्द-गिर्द रखते हैं। अगर आप देखें ना, तो कमज़ोर लोगों के साथ वो खुश रहते हैं। और मैं अगर आप ज़ाती तौर पर भी जब उनके पार्टी वर्कर्स से बात होती है, तो वहाँ भी यही देखा गया, सुनने में आया है कि जिन लोगों को इमरान खान साहब को लगता था कि इनके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये मुझसे आगे जा सकते हैं या बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो खान साहब ने उनको हमेशा डिस्टेंस पे रखा। और ये चीज़ आपने देखी होगी, जब पीटीआई हुकूमत में आई थी, तो एक बात बहुत आम थी कि पीटीआई ने अपना जो कोर वर्कर है, उसको बहुत इग्नोर किया था। जिन लोगों ने पीटीआई बनाई थी, उनमें बहुत सारे हामिद खान साहब, बहुत सारे नाम थे, जिनको इन्होंने बिल्कुल बैक फुट पे कर दिया था और इलेक्टेबल्स, सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स को लेकर आगे-आगे थे। या जो नए-नए जिन्होंने 2011 के वो जलसे के बाद पीटीआई जॉइन की थी, वो सामने नज़र आना शुरू हो गए थे, जो कि दे वर नॉट द फेसेस ऑफ पीटीआई एक्चुअली। और जो असल इनका असासा था वो और उन्होंने बाद में फिर वो काम भी है। वो उन्होंने इमरान खान साहब को फिर थोड़ा-थोड़ा बचा भी दिया था कहीं न कहीं जाके। तो ये तो इमरान खान साहब का एक एक क्या कह सकते हैं कि गवर्नेंस करने का एक तरीका-कार है, और यही अनफॉर्च्यूनेटली हर जगह पे, हर पार्टी में आपको नज़र आएगा। अब आपको क्या आसिफ़ा भुट्टो के अलावा कोई नहीं मिलती कि जी अगर एक दफ़ा आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो का जलसा था, वो बीमार पड़ गया, उसको पता नहीं कोविड हो गया। अब वो जलसा भी करना था। अब उनको और कोई नहीं मिला, उन्होंने आसिफ़ा जो कि उस वक़्त और भी 4 साल छोटी थी जो अब है, उसको वो जलसे में आई थी और उससे तकरीर की थी। अरे भाई इतने-इतने बड़े जायंट्स नीचे खड़े हैं, आप किसी को शहरी रहमान को कहते, किसी को कहते कि आके आप तकरीर करते, लेकिन नहीं, वो तो उनकी शान के खिलाफ है। वो तो कभी भी नहीं करेंगे कि भुट्टो की जगह कोई और आके खड़ा हो जाए। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। ये जो जितने भी खानदानी सियासत चल रही है, उसमें सिर्फ नवाज शरीफ या सिर्फ आसिफ अली जरदारी की बात नहीं है। इनकी पार्टी के अंदर भी जो लोग मौजूद हैं, जो खानदानी सियासत कर रहे हैं, वो यही करते हैं। अपने ही बेटों को ले आए, अपनी ही, अब वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है अपनी बेटी को लेकर आ गए कि चलो ये इलेक्शन लगा, वो हार गई, फिर कहा जा रहा है फिर काउंटिंग होगी, फिर ये होगा। लेकिन बात सारी ये कि ये चीजें तो मैंने मीडिया में भी देखी हैं कि हमारा जो मीडिया भी है, जो जो चैनल कोई नया लॉन्च किया जाता है,
उस वक्त जो लोग उसके साथ होते हैं, जिन्होंने उसको चैनल को बनाने में मदद की होती है, जब वो चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, सबसे पहले उन्हीं को निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं और फिर नए लोग आ जाते हैं। मैं तो पहले से बोल देती हूँ, जब भी कोई नया चैनल बनता है लोग कहते हैं ये वाले जड़, मैंने कहा देख लेना 1 साल के बाद ये नहीं होंगे, और वही होता है। लेकिन यही चीज हमारी पॉलिटिक्स में भी है। लेकिन अगर हम गल्फ कंट्रीज को देखें, गल्फ कंट्रीज इस वक्त भारत के साथ टर्म्स बेहतर कर रही हैं, मंदिर बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी वो जो है कतर ने उनके लोगों को रिहा कर दिया, जो भी कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज जो है वो भारत के साथ हमें जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जाहिर है उसमें भारत की इकोनॉमी भी है, और जैसे कि मेरे एक गेस्ट कह रहे थे कि क्योंकि वहां से उनको टूरिज्म भी मिलेगा अपनी कंट्री के लिए, भारत से टूरिस्ट भी आएंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। पाकिस्तान क्यों भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देता? क्योंकि जाहिर है भारत से ज्यादा हमें जरूरत है इस वक्त के हमें कुछ बिजनेस मिले, कुछ लोग आए जाएं। आपके ख्याल से क्यों नहीं कर रहे? भारत के साथ हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी किसी के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं। भारत तो मतलब भारत के साथ तो वैसे हमने एक 36 का आंकड़ा रखा हुआ बिला वजह का, हमने तो नहीं। हमारी देखिए ना, हमारी हिस्ट्री देखें, पॉइजनस हिस्ट्री है। हमने कितनी ही ज्यादा, हम जब भी बात करेंगे कभी कश्मीर उठेगा, कभी कारगिल आएगा, कभी पठानकोट आएगा, कभी पार्लियामेंट पे अटैक जो उनके पे हुआ था, आज मैं उसी का बारे में पढ़ रही थी, कभी वो आ जाएगा, कभी वो जो क्या नाम था उस तैयारे का जो जिसको अगवा किया था पाकिस्तानियों ने, मतलब पाकिस्तानी तो नहीं थे बेसिकली, देवर सेवरल पीपल, कुछ अफगानी भी थे, वो भी थे। इतनी सारी चीजें हैं हमारे दरमियान में, हमारे और इंडिया के दरमियान। फिर कश्मीर एक तो खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं वो एक अजीब सी एक जिसे वो कहते हैं हमारे ना, गले में फंस गया, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। कहते हैं ना कि छिपकली टाइप की चीज है जो ना आप उसको ऐसी अटकी हुई है ना, आप उसको पता नहीं क्या आप मतलब हमारी नहीं, वो कहते हैं हमारी ना सारी कांटा नस्लों की कांटा फंस जाता है, कहते हैं हमारी ना। सारी नस्लों का बजट खा गया कश्मीर। हमने मतलब ना इधर का रहने दिया ना उधर का रहने दिया। हम तो यही सुनते रहे जी, शहरग शहरग शहरग, वो शहरग ले भी गया इंडिया, और हम अच्छा चले, वो शहरग थी तो वो तो इंडिया रह गया शहरग को। हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे तमाशा बनाया हुआ है। हम असल में ना, अब हमारे पास तो मुल्क को संभाल लें, तो ये देखिए जब तक टू बी अब ऑन ए सीरियस नोट, ये बात बिल्कुल एक ये मेरी ये तो थ्योरेटिकल बात है कि आपकी जो डोमेस्टिक जो आपकी पॉलिसी होती है ना, वही आपकी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करती है। आपके अंदर जब इंतशार होगा, आपके अंदर जब डिसहार्मनी होगी, आपके अंदर जब डिविजन होगी, आप जब किराए पे रह रहे होंगे, कर्जों पे रह रहे होंगे, आप हर वक्त आपके अंदर एक इंतशार होगा, तो वही आपका रिफ्लेक्ट होता है बाहर, राइट? तो अब मुझे नहीं समझ, मतलब ये बिल्कुल एक सिंपल सा एक आंसर है कि अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान के अंदर हार्मनी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इंडिया क्या, ईरान क्या, वो हम अब कभी हमारे बालाकोट होगा, कभी हमारे बलूचिस्तान में हमारे हमला, जैश अदल पे हमला होगा, कभी इस तरह की चीजें अच्छा, होती रहेंगी। हम डैम्स की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि पता नहीं कितने 100 बना दिए, वो पता नहीं कहाँ बनाए उन्होंने, शायद सोशल मीडिया पे बनाए, मुझे तो दिखे नहीं। लेकिन उस वो भी हम नहीं बनाते, और उसके बाद जब बारिश होती है पानी हम नहीं अपने लिए रख पाते, तो उसके उसका इल्जाम भी हम भारत पे लगा देते हैं। हम कहते हैं जी इतनी बारिश हो रही थी उधर से, सैलाबी रेला जो है वो भारत ने भी छोड़ दिया। तो वही ये आपने भारत कोई की बंदोबस्त किया ही नहीं है, कोई आपने डैम बनाए नहीं है। जो वाटर शॉर्टेज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, और कहा यही जाता है कि अगर कश्मीर भी अगर ले गए उधर मोदी जी उठाकर, जो कि बहुत प्लानिंग चल रही है, तो पानी का तो और मसला हो जाएगा पाकिस्तान में। असल में ना पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमने कोई चीज़ प्लान ही नहीं की। इंडिया ने बहुत डैम्स भी बनाए, और इंडिया बहुत सारे वाटर अकॉर्ड जीता भी जाके, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जीता भी हम्म। पाकिस्तान ने, उन पर बहुत सारे केसेस किए। इंडस वाटर ट्रीटी जो है बेसिकली, जो हम्म। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वर्ल्ड बैंक ने हम्म। इंडस वाटर ट्रीटी करवाई थी, उसी के तहत जो है वाटर पावर शेयरिंग का जो है पूरा वो मुसव्वदा बना हुआ है कि किस तरह से पानी तकसीम होगा। वो तकसीम तो चले हो जाएगा, लेकिन उसमें एक और चीज भी है ना कि बिजली भी इससे बननी है, इरिगेशन भी इससे होनी है। हम्म। तो इंडिया ने ये किया था ज्यादा, सबसे ज्यादा बड़ा, मतलब उन्होंने डैम्स भी बनाए थे, और उन्होंने पाकिस्तान को मना तो नहीं किया था कि आप ना बनाएं, अब आप भी बना लेते।
आप अब तो जो लेटेस्ट है वो तो ये है ना कि रन ऑफ द रिवर जो है उसके ऊपर सारी बिजली के मतलब लगाए जाते हैं कि आप बिजली वहां से बनवाएं। और ज्यादातर जो डैम्स बनाए जाते हैं उनका मकसद तो बिजली बनाना नहीं होता, उनका वो इरिगेशन के लिए होता है। ये जो पाकिस्तान में सर्दियों में लोड शेडिंग हुई है, अभी पंजाब में खासतौर पे बहुत लोड शेडिंग हुई है, वो इसकी वजह ये थी कि हमारे पास पानी था, या तो हम उससे बिजली बना लेते या हम उसको फसलों को पानी दे देते। तो जाहिर है फसलों को पानी देना ज्यादा जरूरी था। चले अंधेरे में थोड़ा सा लोग जी लेंगे, फिर भी तो भूखे तो नहीं रह सकते ना। तो ये वजह है। और उसकी अब क्लाइमेट, हमें क्लाइमेट चेंज से हमें क्या लेना देना, हमारी तो प्रायोरिटीज ही कुछ और है। अभी तक आप देखें 2020 का जो सैलाब आया था वो अभी तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी, वहां स्कूल नहीं बने, सिंध सारा उजड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, फिर भी जीत गए भाई। कमाल तो देखे, पीपल्स पार्टी फिर भी जीत गई है वहां से। वो तो खैर उन्होंने अपना कुछ तरीका इस्तेमाल किया होगा जिससे जीत गए, वरना जो सिंध का हाल है तो पीपल्स पार्टी को सिंध में तो कम से कम नहीं जीतना चाहिए था। लेकिन एक चीज और, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें तो जो फीमेल पॉलिटिशियंस आती हैं वो बहुत ज्यादा, मुझे कोई खास मतलब खैर बहुत इंटेलिजेंट तो मैं कहूंगी कि मैं खुद भी नहीं हूं तो मैं क्या किसी के ऊपर एतराज करूं, लेकिन ये कि बहुत ही अजीब गरीब बात है। सरताज गुल साहिबा जो थी वो एक जमाने में क्या करती थी जी, बारिश हो गई तो उसका क्रेडिट भी इमरान खान को दे दिया था उन्होंने। उन्होंने वो ये भी उनकी कहा वीडियो था। बड़ी वायरल हुई थी उनकी। नहीं, उससे ज्यादा कमाल उन्होंने कोविड का किया था। उन्होंने कहा था जो हाँ कोविड-19 है ये हाँ 19 वायरस है, 19 चीजें हैं, इसमें से आपने बचना है। हालांकि वो तो 2019 का था, क्योंकि 19 में थोड़ा सा हाँ, वो तो इसलिए कहा गया था। तो मुझे मुझे ये जो हमारी अच्छा, उन्होंने मजे की बात, उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर रखा है, मुझे खुद नहीं पता उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों किया। इसलिए कि मैं ना कभी तो उनसे जेलस मिली होंगे आप। हूँ ना मैं कभी उनके ट्विटर पे जितने गई। लोगों ने आपको ब्लॉक किया है ना वो सारे आपसे जेलस हैं। जिन्होंने आपको मुझे ट्विटर नहीं। पे ब्लॉक किया ना वो सारे हाँ आपसे जेलस हैं और वो आपसे डरते हैं, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। लेकिन ये मैं आप खुद हैरान हुई, किसी ने मुझे टैग कर दिया उनकी पोस्ट के ऊपर, तो मैं गई कि ये आखिर पोस्ट किसकी, तो पता लगा जरताज गुल साहिबा की है। और ना मैं उनसे कभी जिंदगी में मिली हूँ, ना मैं जिंदगी में कभी उनके ट्विटर पे जाके मैंने एक बार झांका तक है। और लेकिन खैर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मगर ये इनकी अकेले की बात नहीं है। आपने देखा कई बार यूनाइटेड नेशन में जाके हमारे यहाँ से जो लोग गए उन्होंने गलत पिक्चर्स दिखा दी। वो तो खैर उनको तो मैं नहीं कहूंगी कि कुछ नहीं होता, काफी काबिल खातून है नहीं नहीं नहीं, मलिया शरीफ लोधी साहबा मजारी। ने किया। हाँ मलिया लोधी ने। हाँ, सॉरी, मलिया लोधी साहिबा ने किया था, काफी समझदार है, लेकिन वो फिर भी वो हमारी इतने, रिप्रेजेंटेटिव थी ना। हाँ बिल्कुल, तो इतने बड़े बड़े यूएन में। ब्लंडर्स जो है वो हमारी फीमेल्स जो है वो क्यों करती है, मुझे मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ जो है नहीं, वो मैं काबिलियत दिखाई बिल्कुल क्यों नहीं आपको, देती। एक तो सबसे बड़ा मसला पता है क्या, एक तो शुक्र है पहली दफा मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, पता नहीं मैंने मुझे थोड़ा सा आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया। इसके दो तीन सवाल जवाब बनते हैं, लेकिन एक जो है वो इस बार एक कमाल हुआ है पाकिस्तान में। मैं बल्कि चाहूंगी कि आप इस पे शो भी करें कि इस बार जो इलेक्शन में खवातीन पाकिस्तान में जीती हैं वो हम्म 27 औरतों ने लड़ा है। देखिए, एक हम्म होता है आप रिजर्व सीट पे आते हैं, रिजर्व सीट हाँ का जो हाँ हमेशा जो है ना बाद में आएगा, मतलब वो अपने नाम दे देते हैं, लिस्ट दे देती है, हम्म पार्टियां दे आई नो देती हैं और उनकी जितनी सीट्स होंगी उसके हिसाब से उनको मिल जाएगा कि जी इतनी आपकी माइनॉरिटी की बन गई है, इतने आपके वगैरह वगैरह बन गए, इतनी औरतें। लेकिन ये बड़ा अच्छी बात है कि आप इलेक्शन लड़कर आए हैं, आपका अच्छा आपका कोई कैपिटल तो इन्वेस्ट हो, कैपिटल पैसा ही नहीं होता आपके आपके सारे। तो हम्म ये है कि 27 वुमेन सीट्स एट नेशनल एंड प्रोविजनल लेवल ये जीती है, ये बहुत ही एक हम्म और इसमें से काफी ज्यादा पीटीआई की है। खैर बहरहाल, अच्छा एक ये जो बहुत जबरदस्त एक अच्छा जो प्रॉब्लम है ना, जो मैं हमेशा मतलब मेरी ट्विटर पे एक दो दफा मेरी बहस की कि भाई आप इलेक्शन जब लड़के नहीं ना आते तो आप मतलब आप रिजर्व सीट पर आ गए हैं, आपकी क्या आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है। एक हमारी पार्लियामेंटेरियन थी मारवी, उनका नाम क्या था, मारवी, जो बाद में पीएमएलएन में भी आ गई थी। हाँ मारवी मेमन। मारवी मेमन, मारवी मेमन। मारवी मतलब अब इससे इस छोटी सी मिसाल से हम बात को समझ लेते हैं। मारवी मेमन ठट्टा से खड़ी होती थी, उनका इलाका ठट्टा का था, वो इलेक्शन लड़ती होती थी, बहुत कम औरतें इलेक्शन लड़ती थी, इस बार सबसे पहली दफा हुआ है 27 औरतें उन्होंने लड़ा। उसमें से एक सारा तारड़ है, मारवी मेमन थी, हिना रब्बानी खर, इस तरह तीन चार औरतें हैं, फरदौस आशिक अवान, ये चार पांच औरतें थी जो हमेशा से लड़ती थी इलेक्शन।
अब मार्विन मेमन ने ठट्टे से इलेक्शन लड़ा, मेरा ख्याल है उन्होंने 2013 का इलेक्शन लड़ा था और वो हार गई। उसके बाद उन्होंने पीएमएलएन जॉइन कर ली। पीएमएलएन जब जॉइन की तो उनको उन्होंने पार्लियामेंटेरियन बना दिया। अब एक हमारी बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है, उनका नाम भी मार्वी है, और मार्वी सरमद है, वो आजकल अमेरिका में होती है। उन्होंने एक कॉलम लिखा, उन्होंने दुनिया सबने सवाल किया, उन्होंने भी सवाल किया। अब आप मुझे बताएं, एक बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारा हुआ है, उसके लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया, आपने उसको फिर पार्लियामेंटेरियन बना दिया रिजर्व सीट से। अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्वी सरमद ने कहा, पूछा उसने, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो बिल्कुल। आपको रिप्रेजेंटेशन ही, आप एक जगह, अच्छा ये बहुत सारी औरतों ने किया, हिना रब्बानी खर ने भी एक दफा ये किया था, वो हार गई, पीपल्स पार्टी ने उसको क्या किया, रिजर्व सीट से बना दिया। एक तो ये रिजर्व सीट औरतों का जो सिलसिला है, ये मेकअप शेकअप, ये सारा होना कुछ चाहिए। हाँ। ये खत्म होगा ना फिर। आप अब, अच्छा आप देखिए, मैं, हो सकता है और मेरी ये, एक 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 पाबंदी और लगनी चाहिए, ये जो 8-8 लाख के हैंडबैग लेके घूमती है ना, आप सुने तो ये सही ना। बंद होने अब चाहिए इनके। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आप को बना सवार के ना रखें, नहीं, बिल्कुल बना रखें। सवार के रखे, लेकिन आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है और वहां पर आप 8-8 लाख के हैंड बैग ले रहे हैं, आपको तो आपको गलत ना है। हिना हिना परवेज भट्ट जो पीएमएलएन की है, हम्म, हुआ ये कि पीडीएम वालों ने जब अपने जलसे निकाले, जब पीडीएम बनी तो ये रोज जलसे निकालते थे, रोज जलसे। तो हिना परवेज भट्ट जो है वो किसी पता नहीं ट्रक पे चढ़ी हुई थी, तो गुची का इन्होंने पर्स पकड़ा हुआ था और लोगों ने कोई ट्रोलिंग की इनकी, जैसे आप उस दिन बताई थी ना कि ये सैलाब के जदगान के पास गए, हाँ तो $3000 का पता नहीं वो जूते पहने हुए थे, जॉगर्स पहने हाँ, हुए थे, वो जॉगर्स लावा। पहने थे। तो इनके ऊपर मैं एक जगह, उसी के बाद ना थोड़े अरसे के किसी जगह पे मैं गई थी, तो हिना परवेज भट्ट साहिबा आई हुई थी, हम्म, तो उन्होंने तस्वीर उतारनी थी हमारे साथ, तो उनके पास उतना ही, उससे भी महंगा पर्स था। तो जब तस्वीर उतरने लगी ना, तो वो कहती है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उन्होंने कहा मैं पर्स हटा लूँ, मैंने कहा क्यों? वो कहती है मेरी बड़ी ट्रोलिंग हुई है, इस पे फिर ट्रोलिंग हो जाएगी कि इतने महंगे पर्स पकड़े हुए। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर ये अब आप मरियम नवाज़ साहिबा को देख लें, मतलब आपको आपको हर वक़्त डॉल लगना है, आपको हर वक़्त एक, आप अगर मेहनती औरत है ना, आप बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि आपने ममता बनर्जी ही बनना है तो आप मेहनती नज़र आएँगी, वो एक अलग है। लेकिन आप जितनी भी देखें ख़वातीन जो हैं, जो हार्ड, अब बेनज़ीर को देख लें। अब हालाँकि वो एक ख़ास, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत अपना आप मेंटेन किया हुआ था। हालाँकि वो भी उतनी पैसे वाली थी, उससे ज़्यादा हाँ, मेरा ख़्याल है उनके पास पैसा होगा जितना मरियम नवाज़ के पास था। लेकिन वो क औरत 12-12, 13-13 घंटे बैठ के पढ़ती होती थी, काम करती होती मुझे थी, तो वो उसकी इंडिया की जो अपनी फॉरेन मेहनत है। मिनिस्टर थी ना, उनका क्या, मैं नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, इंडियन की जो फॉरेन मिनिस्टर थी फीमेल सुष्मिता, फॉरेन, सुष्मिता, सुषमा स्वराज, मुझे तो वो बहुत सुष्मिता, पसंद थी। वो जो फ़ौत हो गई, हाँ। हाँ, बिल्कुल, वो मुझे अब मेरी बड़ी सॉरी, मैं फ़ेवरेट थी, वो आसमा जहांगीर साहिबा के बाद मेरी वो बड़ी फ़ेवरेट रही हैं। आई विश अब कि आप, मैं मैं उनसे ये मिल नहीं कह पाती। रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं, आपका काम नहीं मतलब करती ना, हमारी जो है ना वो बैग लेके तो घूमती है, लेकिन काम नहीं आता है, धीरे-धीरे बड़े प्रॉब्लम ये है। गॉगल्स, और आपने हर वक़्त आप अपने आप को, अच्छा आप हिना परवेज़ भट्ट साहिबा अगर ट्विटर पे देख लें तस्वीरें, हर वक़्त अपनी फ़ोटोशूट उनका चल रहा होता है, एक लंबा-चौड़ा। भई आप कोई एक्ट्रेस तो नहीं है ना, चलिए आपको हुँ, शौक भी है, आप ये शौक कहीं और पूरा कर सकती है ना, बजाए इसके कि आप पब्लिक लाइफ़ में। नहीं आमिर मतीन वो साहब ने एक दफ़ा इनके साथ, हमारे एक हुँ, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जी, एक जी, दफ़ा जी। इनकी बड़ी लंबी, आपको याद होगा कि ट्विटर पे इनकी बहस 3 दिन हुँ। चली, लेकिन एंड में आमिर मतीन साहब ने हार मान ली थी कि भाई मैं हार गया, आप जीत नहीं, गई, आप ये जो मर्ज़ी कर लो। दिखावा जो होता है ना, अपनी दौलत का दिखावा, ठीक है, आपको कुछ अच्छा पहनना-ओढ़ना पसंद है, आप पहनिए ओढ़िए, लेकिन पहने ओढ़े पब्लिक को आप। ऐसे दिखाएँ तो नहीं ना कि आपने 6-6 लाख के बैग लिए हुए हैं, $4000 के जूते पहने हुए हैं या आपने डायमंड्स पहने हुए हैं, ये भी बहुत पहनती हैं। मरियम नवाज़ साहिबा भी बहुत वो ज्वेलरी ऐसी बहुत ज़्यादा। पहनती हैं जो शायद उसकी शॉप के बाहर से हम शायद गुज़र भी ना पाएँ। तो वो आप पब्लिक को क्या बता रहे हैं, उस पब्लिक को जिसके पास खाने को नहीं है, आप उसको लाखों के बैग और लाखों के जूते पहन के दिखा रहे हैं, तो अजीब सा लगता है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, लेकिन मैं ये लीडर है हमारे। मैं आपको इस वक़्त छोटा-सा अपना एक वाक़या बताऊँ, कब मतलब सोशल वर्क हर एक ने किया हुआ है, आपने भी कभी ज़िंदगी में किया होगा, तो मुझे एक दफ़ा याद है कि एक कैंप लगा हुआ था, अ मेडिकल कैंप लगा हुआ था, तो मेरी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी कि आपने दवाइयाँ देनी है, तो कराची के किसी इलाके में था, बहुत गरीब वहाँ, मकरानी वग़ैरह इस तरह के मिक्स लोग थे। तो हम लोग इस तरह बूथ्स बने हुए थे और खड़े होके, वो बाहर लेडी डॉक्टर थी, वो दवाइयाँ लिख के दे रही थी, हमारे पास वो आए थे, हमें दवाइयाँ डाल-डाल के देनी थी।
तो मेरे साथ एक खातून थी, वो खड़ी थी, वो भी दे रही थी दवाइयाँ, तो उन्होंने इतने ज़्यादा डायमंड्स पहने हुए थे, वेरी वेल ऑफ फैमिली, और मतलब अब मैं नोट ये कर रही थी, वो हम 3-4 दिन जाते रहे। मैं ये नोट जब भी मैं देखती थी, कभी हम बाहर बैठे हैं या दवाइयाँ दे रहे हैं या हमसे बात कर रहे हैं, लोगों की तवज्जो जो थी ना, वो उनके पहनावे पर होती थी। हुँ। वो जितने भी लोग आते थे, वो उनकी अंगूठियाँ देख रहे होते थे, वो कोई कुछ देख रहा होता था, उनकी गाड़ी देख रहे हो, मैंने एक दफ़ा कह भी दिया, मैंने कहा इधर आने स का में थोड़ा-सा हमें चाहिए कि हम इनकी तरह बनकर आएँ, तो वो बहुत माइंड किया, तुम्हें क्या पता हो, तुम्हें अब ये नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप जिस जगह पर रहते हैं ना, गोरा इस मामले में बड़ा इंटेलिजेंट है। वो कहते हैं ना, लिव इन रोम्स एज़ द रोमन्स डू। वो गोरा जिस जगह पर जाता है, वो पाकिस्तान आया, उसने शलवार कमीज़, आप देखें वो सैर करने आएँगे, साड़ी पहन लेंगे, शलवार कमीज़ पहन लेंगे, टोपी पहन लेंगे, जूता हमारी तरह पहन लेंगे, ताकि वो उस पूरे कल्चर के अंदर जेल होकर वहाँ अजनबियत ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपकी अजनबियत ख़त्म होती है, तो वहाँ आप ग्रो करना शुरू हो जाते हैं इंटरपर्सनली। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ तो बात ही मसला ये है कि ना हमें अवाम की फ़िक्र है, ना उनके सेंटिमेंट्स की फ़िक्र है, ना उनकी फलाह-व-बहबूद की फ़िक्र है। हमें तो बस अपनी पड़ी हुई है ना कि हम, वो आपको याद नहीं, मरियम नवाज़ ने इंटरव्यू दिया था जिसके बाद मेरा ख़्याल है फ़ौज ने ज़्यादा उनकी कान खींचे थे। हुँ। उन्होंने कहा था हम हुक्मरान ख़ानदान से हैं। ये हाँ। 2013 और के एक बाद इंटरव्यू लास्ट ईयर उनका एक इंटरव्यू और आया था जिसमें वो जिस जगह बैठी थी वहां बहुत ही कीमती डेकोरेशन पीसेस रखे थे, लाखों के शेर हुँ, बने हुए थे, घोड़े पता नहीं क्या, बहुत लाखों के थे। तो वो उस पे भी बड़ा एतराज किया गया था कि ये एक गरीब मुल्क के लीडर जो है, ये ऐसी जगह बैठी है जहां पे लाखों का सोफा और मतलब करोड़ों का सामान रखा था। तो उसके ऊपर भी उन पे एतराज किया गया था। उसके मुकाबले वैसे में इमरान खान को बताया गया था कि वो निस्बतन सादी जगह पे बैठते थे, इमरान वैसे खान। मुझे ना बड़ा दुःख होता है, मुझे मरियम नवाज़ से बड़ी होप थी। जब ये जेल गई थी ना, तो मेरा थोड़ी देर के लिए बड़ा दिल था, मैंने कहा यार इनको सपोर्ट करना चाहिए, देखो इतनी बहादुर औरत है जो अपने मुल्क के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदतर हैं। मुख्तलिफ हमारे जो सियासतदान हैं ना, उनसे भी ज़्यादा, मतलब उनके अंदर कोई मॉडर्निटी नहीं है, कोई एक्सपोज़र नहीं है, कोई उनको हुँ। शेल, एक शेल के अंदर वो ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, हुँ। जो एक जो उनके यू नो उनका टिपिकल शेल है बस। कुछ लोग मुझे बहुत गरीब उस तरह से लगते हैं कि उनके पास सिवाय पैसे के कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ पैसा नहीं होता है होता। और कुछ भी नहीं होता। तो मेरे और ख्याल है उससे उससे तो वो लोग बेहतर होते हैं जो रोज के रोज स्ट्रगल कर रहे होते हैं, काम हाँ, कर रहे होते हैं और अपने आप को किसी तरीके से चला रहे होते हैं। खिला वो लोग रहे इनसे होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं, बहुत बेहतर जिन्हें होते हैं। बैठे बैठे कुछ मिला होता है और उसके बाद वो कहते हैं अब क्या करें, तो चलो सियासत में चले जाते हैं टाइम चले पास जाते के लिए। हैं। तो उनके लिए सियासत एक टाइम पास है, पब्लिक से हुँ, उनका कोई लेना देना नहीं होता, तो इसलिए शायद हम ये सब कुछ देखते हैं। मगर बहरहाल पाकिस्तान को एक लीडर की ज़रूरत है और पता नहीं वो बहुत लीडर बहुत कब आएगा, हुँ, कहाँ से आएगा, जो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करे। हुँ। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच दुर्गा। थैंक यू आपको, थैंक थैंक यू। यू।